नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो धातुएं जो है वो अलग अलग चीज़ों से जो है अभिक्रिया करके क्या क्या बनाते हैं। जैसे कि वायु की उपस्थिति में है ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, है ना। इसके अलावा जो है हमको जो है धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है और हमारे छत्तीसगढ़ में जो है कहाँ कहाँ जो है धातुओं का जो भंडारण है ना, कहाँ कहाँ जो है धातु पाए जाते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जो धातुएं जो है ना, धातुएं जो है धातुओं के जो है कौन कौन से जो है भौतिक गुण धर्म होते हैं और उनके कौन कौन से रासायनिक गुण धर्म होते हैं, है ना। और उसके आधार पर जो है हमने सक्रियता श्रेणी के बारे में जो है जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में हम देखे थे कि जो कम क्रियाशील धातु है उनको अधिक क्रियाशील धातु क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं उनको, है ना। और यदि हम सक्रियता श्रेणी की बात किए थे तो उसमें हमने देखा था कि जो अधिक सक्रिय जो धातु हैं वो कहाँ पर होते हैं, सक्रियता श्रेणी में ऊपर की ओर होते हैं। जो कम सक्रिय धातु जो होते हैं वो किस साइड होते हैं, नीचे की ओर होते हैं। ओके, समझ में आया। तो हम सक्रियता श्रेणी के बारे में जान गए थे और आज हम लोग देखने वाले हैं कि धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है ना, और जल से भी क्रिया कराने पर क्या होता है। इसके अलावा जो है जो अम्ल है उनसे क्रिया कराने पर क्या होता है धातुओं का। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो चलिए, है ना। तो देखिए धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। तो जो धातुएं जो है ना, धातुओं का यदि हम क्या करते हैं, वायु में दहन करने का मतलब क्या है कि वायु की उपस्थिति में हम वायु में ही, खुले वायु में क्या करते हैं, उनका दहन करते हैं, मतलब उनको जलाते हैं। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, वायु को जो है धातुओं को हम क्या करते हैं, जैसे ही जो है खुले वातावरण में क्या करते हैं, हवा की उपस्थिति में क्या करते हैं, हम उनको जलाते हैं। तो क्या होता है, वो जो है वायु का जो ऑक्सीजन है, क्या है, वायु का जो है ऑक्सीजन है ना, वायु का जो ऑक्सीजन है उनसे जो है क्या कर लेता है, धातु जो है वायु के ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और बनाता है ऑक्साइड। क्या बनाता है, ऑक्साइड, है ना। क्या बनाता है, ऑक्साइड। ओके, जो सक्रिय धातुएं हैं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा सक्रिय धातु है। अगर इनको हम खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, जो वायु है ना, वायु का जो वायु, क्योंकि वायु क्या है, एक मिश्रण है जिसमें सभी प्रकार की गैसें क्या होती है ना। तो ये जो है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये जो है ऑक्सीजन से जो है बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, अधिक सक्रिय धातुएं हैं। और क्रिया करके क्या बना लेते हैं, ये जो है अभिक्रिया करके जो है, ये जो है धातु के जो है ऑक्साइड बना लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। इसी कारण से जो है जो सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, इन धातुओं को हम क्या करते हैं, केरोसिन, मतलब सरल भाषा में अगर हम समझे तो मिट्टी का तेल, है ना। मिट्टी के तेल में जो है केरोसिन, इनको डुबा करके रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, यदि हम सोडियम, पोटेशियम या लिथियम धातु को जो है बाहर में रखते हैं तो ये जो है वातावरण से क्या कर लेता है, वातावरण के वायु से जो है अभी उनमें जो उपस्थित ऑक्सीजन है उनसे क्रिया करके जो है क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। धातु के जो है क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। और इसी कारण से जो है इनको जो है सुरक्षित रखने के लिए, है ना, इनको जो है इनके जो है ऑक्सीजन संपर्क को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इनको जो है मिट्टी के तेल, है ना, में उसमें क्या करते हैं, डुबा करके रखते हैं। इसको समझ में आया, समझ गए। और उसके बाद देखते हैं हम जो है, देखिए यहाँ पर जैसे कि ये सोडियम है, क्या है ये, सोडियम क्या करता है, सोडियम, जैसे कि यहाँ पर सोडियम धातु की हम बात करते हैं, सोडियम है ये, सोडियम क्या किया, ऑक्सीजन से क्या किया, ऑक्सीजन गैस के रूप में रहेगा, ऑक्सीजन से क्या किया, क्रिया किया और क्या बना लिया यहाँ पर जो है, सोडियम ऑक्साइड। ओके, अब यहाँ पर आप जो है, आपको समीकरण मैं बता चुका हूँ, समीकरण को हमेशा संतुलित करना रहता है ना। क्या करना रहता है, हमको समीकरण को संतुलित करना रहता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम 2 है तो 2 नीचे में नहीं लिखेंगे, कहाँ पर लिख देंगे, सामने में। तो यदि सोडियम अगर इधर 2 हो रहा है तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, इधर भी हमको 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, इधर 2 और इधर 2, लेकिन यहाँ भी जो है ये ऐसा, ठीक है। ओके, लेकिन ये जो है जैसा कि जो है इसमें जो दिया है ना, इसके अनुसार हम जो है क्या कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं
और इसको 2 कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसा, क्योंकि इसका सूत्र ऐसा ही होता है सोडियम ऑक्साइड का। तो ये बन गया क्या, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो सोडियम जो है ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके क्या बनाती है, सोडियम जो है धातु का ऑक्साइड बनाती है, सोडियम ऑक्साइड बनाती है, ये सोडियम ऑक्साइड बन गया। ओके, अब सोडियम ऑक्साइड जो है इनका यदि हम किससे जो है अभिक्रिया कराते हैं, जल से जो है क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो ये अगर सोडियम के ऑक्साइड को हम जल से अभिक्रिया कराते हैं, देखिए ये सोडियम ऑक्साइड है N2O, ठीक है ना, इनके 2 अणु बनते हैं सोडियम ऑक्साइड के यहाँ पर, तो बन गए। उसके बाद जो है हम यदि सोडियम ऑक्साइड का जो है सोडियम ऑक्साइड सॉलिड रूप में मतलब ठोस रूप में रहता है, उनका यदि हम जल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जल से यदि हम क्रिया कराते हैं तो घुल करके ये बन जाता है क्षार, क्या बन जाता है, क्षार। इसी कारण से देखिए ये सोडियम ऑक्साइड जो है H2O जल से क्रिया करता है और बना लेता है सोडियम ऑक्साइड। और यहाँ पर जो NaOH है क्या है, ये क्षार है ना, अम्ल क्षार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए कि सोडियम ऑक्साइड जो है, जो ऑक्साइड जो रहता है, धातु के जो ऑक्साइड जो होते हैं सक्रिय धातुओं के, वो जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, जल से क्रिया करके जो है वो क्षार बनाते हैं। ओके, समझ में आया। तो ये तो समझ गए आप जो है कि धातुओं का जब वायु में दहन किया जाता है तो क्या बनता है, वहाँ पर उस धातु के जो है ऑक्साइड बनते हैं, और उस ऑक्साइड का यदि जल से हम क्रिया कराते हैं तो वहाँ पर बनता है क्षार, क्या बनता है, क्षार। समझ में आया, ये क्षार बना था ना। उसके बाद जो है हम समझते हैं, तो ये तो हो गया था कि जो सक्रिय धातुएं हैं उनकी बात। अब जो कम सक्रिय धातुएं हैं उनका क्या होता है, तो कम सक्रिय धातु जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया है मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है ना, ये कम सक्रिय धातु, ये ऑक्सीजन से धीरे धीरे कर क्या करता है, क्रिया करता है, और गर्म करने पर सफ़ेद लौ के साथ तेज़ी से जलती है। और जैसे जैसे वो गर्म होने लगती है उसके बाद जो है सफ़ेद लौ के साथ जो है तेज़ी से जलने लगती है। इसी कारण से इनके इसी गुणधर्म के कारण मैग्नीशियम का उपयोग जो है आतिशबाजी में किया जाता है, मतलब पटाखे में जो है इनका पटाखे में क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कभी आप दीपावली के समय में देखेंगे, जब पटाखे जलाएंगे तो क्या होता है, ऊपर में जाने के बाद जो है वो जो है फूटने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे पहले जलता है, फिर जब वो फूटता है तब उसमें से हमको जो है प्रकाश क्या आती है, नज़र आती है ना। तो ये जो है उसमें यही धातु जो है कौन सा, मैग्नीशियम का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ओके, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद जो है यहाँ कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है, इस क्रियाकलाप को आप पढ़ेंगे, है ना, इसको जो है आप स्वयं पढ़ेंगे, आपके पास बुक होगा। इस क्रियाकलाप में आप देखेंगे कि मैग्नीशियम, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का जो है एक रिबन होता है, उसको आप जैसे ही जलाएंगे तो वो जो है ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो हमको सफ़ेद रंग के जो है राख के रूप में हमको प्राप्त होता है, सफ़ेद रूप में जो है एक पदार्थ प्राप्त होता है, ठीक है। ओके, समझ में आया, ये आप पढ़ लेंगे। उसके बाद हम आगे जानेंगे यहाँ पर कि जब धातुएं है ना, जो धातुएं हैं वो जब जल से क्रिया करती हैं तब क्या होता है, जो धातुएं जो है वो जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो देखते हैं कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं, मतलब जो सक्रिय धातुएं हैं ना, जो बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, जो बहुत तेज़ी से जो है अभिक्रिया करते हैं, ऐसे धातुओं को हम सक्रिय धातु बोलते हैं ना। तो जब अधिक अभिक्रियाशील धातुएं, जो सक्रिय धातुएं हैं, जैसे कि लिथियम है, पोटेशियम है ना, और सोडियम है, इन सबको तो हम जान चुके हैं, इसी कारण से इनको केरोसिन में रखते हैं। तो ऐसे धातुएं जब क्या करते हैं, जल से क्रिया करते हैं, किससे अभिक्रिया करते हैं, जल से अभिक्रिया करते हैं, तो ये धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये जो है धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ओके, क्या बनाते हैं, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ओके, समझ में आया। और इसके अलावा जो है हाइड्रोजन गैस और अत्यधिक मात्रा में क्या करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, हाइड्रोजन धातु का पहली बात तो ये है कि ये जो है जितने भी सक्रिय धातुएं हैं, मतलब सक्रिय मतलब जो है अभिक्रियाशील है ना, वो भी जो है क्या करते हैं, वही तो है अभिक्रियाशील, जो सक्रिय होंगे वही ज़्यादा अभिक्रियाशील होंगे, अधिक अभिक्रियाशील होंगे। तो ऐसे धातुएं हैं जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखें तो सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये जो है ठंडे जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और अधिक मात्रा में क्या करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। और चूँकि हम जानते हैं यदि कोई भी अभिक्रिया में क्या हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी कारण से ये कौन सी अभिक्रिया है, ये भी जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ओके, तो आप जान गए कि धातुएं जल से अभिक्रिया क्या बनाते हैं, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, और इसके अलावा जो है अधिक मात्रा में क्या करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है रासायनिक समीकरण देखिए आप,
यहाँ पर जो है ये सोडियम धातु है। क्या है ये सोडियम धातु? एस लिखा है मतलब सॉलिड है, मतलब ठोस अवस्था में है। सोडियम का जैसे ही हम H2O मतलब जल से लिक्विड से जो है क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब धातु के हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं ना, यहाँ पर धातु के हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब ये AQ लिखा है मतलब एक्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस, मतलब जली फॉर्म में है ये, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है हाइड्रोजन गैस बनती है, ये तीर के रूप में ऊपर दर्शाया गया। इसका मतलब है यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, यहाँ पर मुक्त हो रही है, निकल रही है, बाहर निकल रही है ना इस अभिक्रिया में। ये यहाँ पर ऐसा जो है, ऐसा चित्र जो है दिख रहा होगा ना, ये वाला, ये यहाँ पर मतलब हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। और प्लस ऊष्मा लिखा है, इसका मतलब जो है ऊष्मा वहाँ से क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। यदि माइनस में जो है ऊष्मा माइनस में लिखा रहता तो वहाँ से जो है ऊष्मा, बाहर से जो है ऊष्मा क्या किया जा रहा है, लिया जा रहा है। यदि प्लस में, इसका मतलब है यहाँ पर ऊष्मा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया में क्या होती है, सोडियम जो धातु जो है, सक्रिय धातु है, वो हाइड्रोजन से मतलब जल से क्रिया करके वो जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है और उसमें क्या होती है, वहाँ पर उत्पन्न होती है, मतलब उसमें छिपी अभिक्रिया है। ओके, समझ में आया यहाँ तक। और इसी प्रकार से जो है, जैसे कि मैग्नीशियम जो है वो कम अभिक्रियाशील धातु है, वो जो है जो कम अभिक्रियाशील धातु है, जैसे मैग्नीशियम जो है वो ठंडे जल के साथ जो है अभिक्रिया करती है ना। जो ठंडा जल जो है उसके साथ जो है मंद अभिक्रिया करती है। कैसे अभिक्रिया करती है? मंद, मतलब एकदम आराम से अभिक्रिया होती है। और यदि गर्म जल करते हैं, गर्म जल के साथ कराते हैं या फिर जल वाष्प के साथ कराते हैं तो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है, ठीक है ना। और वो भी क्या करती है, हाइड्रोक्साइड बनाती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये मैग्नीशियम जो है ये जो है H2O जल से अभिक्रिया करके जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रही है और क्या कर रही है, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रही है। ओके, समझ में आया। और इसी प्रकार से यदि हम जो है और धातुओं की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम है, जिंक है, लोहा है, ये इनके जैसे ये जो धातुएं होती है ठंडे जल से जो है ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं और नहीं गर्म जल से, लेकिन जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस बनाती है। ओके, क्योंकि जो है एल्यूमिनियम है, जिंक है ना, लोहा है, ये जो है कम क्रियाशील धातुएं हैं। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को हम देख रहे थे बहुत ज़्यादा क्रियाशील था, है ना। और यहाँ पर जो है ये जो एल्यूमिनियम है, जिंक है, लोहा है, ये क्या है, ये जो है कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। तो ये जो है जो ठंडा जल जो रहता है उनके साथ जो है ना, ठंडा जल और नहीं गर्म जल के साथ जो है तेज़ी से जो है अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये जो है जो जल वाष्प जो होते हैं उसके साथ जो है अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, ये जो है धातु ऑक्साइड क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये एल्यूमिनियम है, ये क्या है, जल है, H2O है। तो ये जो है दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है धातु का ऑक्साइड बनता है, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है यहाँ पर सॉलिड रूप में, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। उसी प्रकार से लोहा का देखिए फेरस जो है H2O जल से क्रिया करता है और क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड बनता है, और यहाँ पर क्या बनता है, H2O गैस के रूप में जो है क्या होती है, बाहर निकलती है। और इसी प्रकार से यदि हम जो है कुछ धातुओं की बात करते हैं जो क्या होते हैं, निष्क्रिय प्रवृत्ति होते हैं, जिनको हम उत्कृष्ट धातुएं बोलते हैं, जैसे कि तांबा है, सोना है, चांदी, ये जो है ये जो धातुएं इनको उत्कृष्ट धातुएं बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है इनकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, मतलब दूसरे तत्वों से जो है आसानी से क्रिया नहीं करते हैं। और इसी कारण से ये जो धातुएं होती है वो जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। ओके, समझ गए। इसी कारण से इनका क्या बनाया जाता है, इनका आभूषण बनाया जाता है ना। उसके बाद हम आगे यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कुल मिलाकर के यदि देखें तो जो धातुएं जो है वो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और अत्यधिक मात्रा में क्या करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ओके, समझ गए। उसके बाद हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे क्या होता है जब धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती है। यदि हम बात करते हैं कि जो धातुएं जो है ना, धातुएं जो होती है वो अम्लों के साथ जब क्रिया करती है तो वो जो है क्या बनाती है, लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस क्या करती है, उत्पन्न करती है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं हम लोग जो धातु जितनी भी जो धातुएं हैं अधिकतर जो है वो तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है और उसके साथ क्या बनाती है, लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस क्या करती है, उत्पन्न करती है। ओके, समझ में आया। यहाँ पर हम देखेंगे और इसी प्रकार से जो है
यदि हम सक्रियता श्रेणी की बात करें, किसकी बात करें, सक्रियता श्रेणी की, तो सक्रियता श्रेणी में यदि हम क्या करते हैं, अधिक सक्रिय धातु से कम सक्रिय धातु की ओर जाते हैं, है ना, तो क्या होती है, क्रियाशीलता जो है अम्ल के साथ जो है क्रियाशीलता क्या होने लगती है, कम होने लगती है। मतलब धातु जितना ज़्यादा क्या होगा, सक्रिय होगा, उतना ही अम्लों के साथ क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। और यदि वो धातु जो है क्या है, उनकी क्रियाशीलता बहुत कम है, तो क्या होगा, वो जो धातु जो है अम्लों के साथ जो है उनकी क्रिया जो है बहुत कम हो जाती है, फिर जो है क्रिया नहीं करती है, अभिक्रिया नहीं करती है ना। जैसे कम क्रियाशील धातुओं का अगर हम उदाहरण देखते हैं, जैसे सोना है, प्लेटिनम है, ये जो है सक्रियता श्रेणी में नीचे की ओर है, मतलब इनकी क्रियाशीलता क्या है, कम है। तो ये क्या करते हैं, ये जो है आसानी से जो है सामान्य ताप पर जो है किसी भी जो है अम्लों से जो है क्रिया नहीं करते हैं। केवल किससे करते हैं, ये जो है अम्लराज से करते हैं। अम्लराज जो आता है ना, जो सुनार जो लोग रहते हैं, वो जो है गहना साफ करने के लिए रखे रहते हैं ना, एक जो है एसिड रखे रहते हैं जिसको हम बोलते हैं अम्लराज, जिसमें जो है 3 भाग जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है और 1 भाग जो है नाइट्रिक अम्ल रहता है। तो इनको जो है मिला करके बनाया जाता है अम्लराज, है ना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्वा रेजिया। ये क्या करता है, ये जो है बहुत ही क्या होता है, सांद्र स्थिति में होता है, और इसी से जो है क्या होता है, ये जो गहने जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं, उनको जो है इसी से जो है साफ़ किया जाता है ना। ये जो है केवल अम्लराज से ही क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। ओके, समझ गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि तांबा है ना, तांबा जो धातु है, उनका जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराया जाता है तो बनता है कॉपर नाइट्रेट। क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट बनता है, और क्या बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनता है और जल बनता है। ओके, तो कुल मिलाकर के देखें तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर देखिए जो कॉपर जो है ना, कॉपर धातु जो है किससे जो है क्रिया कर रहा है, यहाँ पर जो है अम्ल से क्रिया कर रहा है, नाइट्रिक अम्ल से। तो नाइट्रिक अम्ल से जब क्रिया करते हैं तो कॉपर नाइट्रेट बनता है, और कॉपर नाइट्रेट यहाँ पर क्या है, लवण है। क्या है, लवण है। ओके, और यहाँ पर क्या बना, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बना, और क्या बना, H2O जल बना। ओके, तो आप समझ गए कि जब धातुओं का क्या किया जाता है, वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है, या फिर जो है जो धातुएं जो होती है ना, जो धातुएं जो होती हैं वो जल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, और अम्लों से अभिक्रिया करके जो है क्या बनाते हैं, और कैसे कैसे जो है अभिक्रिया करते हैं, ये आप देख लिए। तो अम्लों के साथ धातुएं जो है क्रिया करके जो है संगत जो है क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ओके, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद जो है हम आगे समझेंगे कि धातुओं की प्राप्ति जो है कैसे होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझिए, जैसे कि जो है हम बात करते हैं धातुओं की प्राप्ति जो है कैसे कैसे होती है, तो यदि हम बात करते हैं तो प्रकृति में जो है धातुएं जो है भूपर्पट्टी में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है हम पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी को जो है 3 भागों में बांटा जाता है ना। अगर हम परत की बात करते हैं तो ये पहला, ये जो है ये क्या, मान लीजिए ये जो है मान लीजिए जैसे कि ये जो है क्रोड है पृथ्वी का, तो ये जो है एक भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, ऐसा 3 भाग में बांटते हैं। तो ये बाहर का ये वाला जो भाग जो रहता है ना, बाहर का भाग, इसको हम बोलते हैं भूपर्पट्टी। क्या बोलते हैं, भूपर्पट्टी। मतलब ये पृथ्वी का जो है सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, भूपर्पट्टी। फिर बीच वाला भाग जो रहता है वो कहलाता है भूपर्पट्टी प्रवार कहलाता है। उसके बाद क्या कहलाता है, ये जो है क्रोड कहलाता है। ये जो पूरा भाग जो है ये क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। ओके, तो ये बाहर का जो भाग है वो क्या है, भूपर्पट्टी। क्या कहलाता है, भूपर्पट्टी। ओके, तो भूपर्पट्टी में ही क्या हो जाता है, जो बाहरी वाला जो स्तर जो रहता है पृथ्वी का, उसी में जितनी भी जो धातुएं हैं वो क्या होती है, उपस्थित होती है। तो ये भी जो है 2 प्रकार से उपस्थित होती है। एक तो जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, या फिर जो है संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, संयुक्त। मुक्त कहने का मतलब क्या है, मुक्त कहने का मतलब है केवल वही तत्व पाया जाता है ना, स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। और संयुक्त में जो है अन्य तत्वों के साथ क्या होते हैं, मिले हुए रहते हैं। ओके, तब क्या बोलते हैं उस अवस्था को, संयुक्त अवस्था। तो जो अधिक सक्रिय धातु हैं, है ना, जैसे कि मैग्नीशियम है, लिथियम है, तो जो जितना ज़्यादा सक्रिय धातुएं हैं वो जो है अधिकतर जो है किसी न किसी प्रकृति में उपस्थित किसी न किसी अन्य तत्वों से क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं और संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। लेकिन जो धातुएं जो है कम सक्रिय धातुएं हैं, है ना, या फिर निष्क्रिय धातुएं हैं, जैसे कि सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये जो है मुक्त अवस्था में क्या होते हैं,
पाए जाते हैं। ओके, समझ में आया। और जो सक्रिय धातुएं हैं वो क्या करते हैं, अन्य तत्वों से क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करके क्या बना लेते हैं, यौगिक बना लेते हैं और संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। समझ में आ रहा है। तो यदि हम बात करते हैं कि हमको जो है धातुएं कैसे प्राप्त होती है, तो भूपर्पट्टी में जो है ना, भूपर्पट्टी में यदि पृथ्वी की ऊपरी सतह की बात करें तो वहाँ जो पाया जाने वाला जो ठोस अकार्बनिक पदार्थ है, क्या है, ठोस रूप में जो है अकार्बनिक पदार्थ, मतलब कार्बनिक नहीं है वो, क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है, जिनका रासायनिक संगठन क्या होता है, निश्चित होता है, जिनमें जो है जो भी तत्व पाए जाते हैं एक निश्चित मात्रा में क्या होते हैं, निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं, है ना। मतलब उनका रासायनिक संगठन क्या होता है, निश्चित होता है, और जिनके भौतिक गुणों का हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ठोस है, द्रव है, गैस है, कैसा है ना, दिखने में कैसा है। तो ऐसे जो क्या है, इस प्रकार से जो पदार्थ हमको पृथ्वी पर जो है क्या होते हैं, भूपर्पट्टी प्राप्त होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं खनिज। क्या बोलते हैं, खनिज। ओके, क्या बोलते हैं, खनिज। समझ में आया। और खनिज का ही जब हम क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, खनिज में धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, तब हमको प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, हमको जो है धातु प्राप्त होता है। निष्कर्षण मतलब होता है उनका जो है धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है ना, धातुओं को जो है शुद्ध धातु हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसमें कई प्रकार की जो है अशुद्धियाँ होती हैं ना, कई प्रकार की, इस कारण से। ओके, और इसी में जो है यदि क्या होता है, किसी खनिज, जिस खनिज में क्या होता है, किसी खनिज में जो है धातुओं की मात्रा क्या होती है, यहाँ पर देखिए ये धातु, यहाँ पर देखिए जैसे ये धातु है, धातु की यदि किसी खनिज में क्या है, धातु की मात्रा क्या है, अधिक है, और अशुद्धि की मात्रा क्या है, अशुद्धि की मात्रा जो है, अशुद्धि की मात्रा कम है ना। धातुओं की मात्रा ज़्यादा है और अशुद्धि की मात्रा क्या है, कम है। तो ऐसा जो पदार्थ हमको प्राप्त होता है, ऐसा जो खनिज हमको प्राप्त होता है, इसी को हम बोलते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं, अयस्क। मतलब अयस्क में धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धि की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना। और जबकि जो खनिज जो होते हैं उसमें जो है शुरुआत से ही क्या होता है, खनिज जो होता है उसमें जो है अशुद्धि की, मतलब ये भी जो है खनिज दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है जिसमें जो है धातु की मात्रा अधिक होती है और अशुद्धि की मात्रा कम होती है, तो उसको हम बोलते हैं, उसी खनिज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। और दूसरा तो खनिज ही है, खनिज में क्या होते हैं, अशुद्धि अधिक होती है और धातु की मात्रा जो है क्या कम होती है। ओके, समझ गए। कुल मिलाकर के देखें तो जो अयस्क जो हमको प्राप्त होता है वो खनिज से ही प्राप्त होता है। अयस्क क्या चीज़ है, कुल मिलाकर के अयस्क जो है ये क्या है, खनिज ही है। तो अयस्क में क्या होता है, इसमें जो है धातु की मात्रा अधिक होती है, अशुद्धि की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इसको हम क्या बोलेंगे, अयस्क। और जो बचा है वो क्या है, वो खनिज ही है, जो बाकी जो बचे रहते हैं। ठीक है, तो समझ गए। तो हमको जो है अयस्क और खनिज से ही क्या होते हैं, धातु हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। तो जो अयस्क जो होते हैं उससे हमको जो है धातु की मात्रा जो है अधिक प्राप्त होती है, और वहीं से हम धातु क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसमें अशुद्धियों की मात्रा कम होती है। ठीक है ना, समझ गए। और जो खनिज से जब हम धातु प्राप्त करते हैं तो उसमें जो है बहुत सारी जो है अशुद्धियाँ होती है, तो हमको जो है शुद्ध धातु प्राप्त करने में बहुत परेशानी होती है। और खनिज या फिर अयस्क से ही, है ना, खनिज या फिर अयस्क से ही धातुओं का शुद्धिकरण करना, शुद्ध रूप में प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, धातुओं का निष्कर्षण। ओके, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं अयस्क का प्रकार। तो अयस्क के प्रकार में यदि देखेंगे तो हम ऑक्साइड, ये अयस्क का प्रकार है ना, प्रकार है, ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, सल्फाइड है, सल्फेट है। अयस्क जैसे कि जो है ऑक्साइड देखें तो हेमेटाइट अयस्क का नाम है, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, कैसिटेराइट, ये जो है हेमेटाइट, इससे लोहा प्राप्त होता है, मैग्नेटाइट इससे भी लोहा प्राप्त होता है, बॉक्साइट से हमको एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, कैसिटेराइट से इससे हमको टीन प्राप्त होता है। उसी प्रकार से इधर अयस्क की बात करते हैं, डोलोमाइट है, डोलोमाइट से हमको जो है डोलोमाइट है। उसके बाद लाइमस्टोन चूना पत्थर है, कैलेमाइन, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट, जिप्सम, ये सब क्या है, ये सब जो है अयस्कों के नाम हैं जिनसे हमको क्या होते हैं, अलग अलग धातुएं हमको प्राप्त होते हैं। ओके, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज एवं उनका वितरण। तो छत्तीसगढ़ जो है खनिज संपदा की दृष्टि से जो है बहुत ही संपन्न राज्य है ना। यहाँ जो है खनिज का उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में क्या है यहाँ पर होती है। यहाँ के गर्भ में जो है खनिजों का क्या है, भंडार है। यहाँ जो है सभी प्रकार के जो है क्या अधिकतर जो है क्या पाए जाते हैं, कई प्रकार के जो है यहाँ जो है खनिज पाए जाते हैं। कई प्रकार के खनिज क्या होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि हम
हम बात करते हैं जैसे कि लोहा है, आपने देखा होगा जो है आयरन यहाँ पर पाया जाता है, इसी कारण से भिलाई स्टील प्लांट लगा हुआ है ना। तो हम देखते हैं तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में जो है 28 प्यारे खनिज क्या हैं, 28 प्यारे खनिज जो है छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। इसके अलावा जो है टीन जो धातु है ना, उसका जो है छत्तीसगढ़ ही पूरे भारत में एकमात्र राज्य है जहाँ टीन जो है सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर जो है टीन के यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होते हैं, टीन जो खनिज उनका टीन का जो है जो खनिज है टीन जो है ना, मतलब टीन जो धातु है उनका अयस्क यहीं पर जो है क्या होता है छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से खनिज का जो है वितरण कहाँ कहाँ है। तो जैसे कि हम बात करते हैं हेमेटाइट से क्या पाया जाता है, इसमें जो है लोहा पाया जाता है ना। इस खनिज से जो है ये जो खनिज का नाम है हेमेटाइट है ना, अयस्क जो है इनसे जो है क्या इनसे क्या हमको प्राप्त होता है, हमको लोहा प्राप्त होता है। ये जो है दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, रायपुर, कबीरधाम, इन जो ये जो जिला है वहाँ पाए जाते हैं। बक्साइड में अगर देखोगे तो उत्तरी छत्तीसगढ़ है वहाँ मिलता है, जैसे सरगुजा है, कोरबा, जसपुर, कांकेर, बस्तर, कबीरधाम। तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो है आप पढ़ सकते हैं ना, जैसे कि ये सोना जो है रायपुर, कांकेर, रायगढ़, महासमुंद, बस्तर, इन राज्यों में इन जिलों में क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, और अभ्रक जैसे कि रायपुर, बस्तर, सरगुजा, जसपुर, इन जिलों में क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको जो है डिटेल से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आगे जब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास होगी तो इसमें हम धातु कर्म के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, है ना। ये जो है आगे जो टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, यहाँ से जो है क्वेश्चन आते हैं। तो आशा करता हूँ आज जो समझाया हूँ वो समझ में आया होगा।